हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारी पीवाई क्यू पावर प्ले सीरीज में। और इस सीरीज में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड 2025 का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें जो पूछे गए सवाल थे उनका डिस्कशन आज हम आपके साथ करने वाले हैं। तो फटाफट से प्यारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी कुछ आपको आज यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। और लेटेस्ट पेपर है, अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, तो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले ये सभी सवाल। आइए अपने सवालों पे बढ़ते हैं और अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपकमिंग पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं, जिसमें आप कंप्लीट कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप क्वेश्चन बैंक भी चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? टेलर ज्वाइंट कंपनी एज अ वर्कर, लेटर बिकेम सुपरवाइजर, बिल्कुल सही है। कंसेप्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसए, तो बिल्कुल जी यूएसए के थे वो। टेलर्स कंट्रीब्यूशन जो उनकी बुक थी वो थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ये भी सही है। एसेंशियली कंसर्न्ड एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ये वाला यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो ज्यादातर रिलेटेड थी आपके वर्कर लेवल से या फिर शॉप फ्लोर लेवल से। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्टली मैच नहीं है, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे? ऑप्शंस है इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस, ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो उसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आ जाएंगी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सब आ जाएंगी। और आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी आ जाएंगी, जैसे इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, जो भी कंडीशंस चल रहा है, तो दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी का बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिजर्व? देखो, कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो क्रिएट होता है जब हमें कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मल रूटीन के नहीं है। ऑप्शंस है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे प्रॉफिट हुआ तो दैट इज अ कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो आपके जो वर्कर्स है उनकी कंपनसेशन के लिए आपने एक फंड बना रखा है। तो प्यारे दोस्तों सोचकर बताइए कि क्या ये आपका कोई कैपिटल प्रॉफिट है? मेरे हिसाब से तो ये एक लायबिलिटी के लिए प्रोविजन आपने बना रखा है और ये कैपिटल रिजर्व नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, तो बिल्कुल जी ये भी एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट ही है, हालांकि हम इसे एक अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में शो कर देते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर प्रॉफिट कमाया, तो अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, आपने ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, तो उस केस में आप उसे कैपिटल प्रॉफिट बोल सकते हैं और कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं। तो क्लियरली हमारे पास जो आंसर यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्योंकि वो क्लियरली एक लायबिलिटी या एक प्रोविजन के नेचर का फंड यहाँ पे बनेगा। Consider the following liabilities and arrange them in the correct order in the balance sheet of the company from the earliest to the last. तो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें आपका एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या ऑर्डर रहता है, उसके ऊपर सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जी। तो कंपनी की बैलेंस शीट की अगर आप लायबिलिटी साइड की बात करें तो उसके अंदर सबसे ऊपर आपके जो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स है आपको वो देखने को मिलते हैं। फिर नीचे आपके जो है, नीचे आपके यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज आते हैं और फिर लास्ट में आपके करंट लायबिलिटीज हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जनाब सबसे ऊपर तो आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व्स और सरप्लस ही आने वाला है। उसके बाद आपका बैंक का लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट आपका शॉर्ट टर्म नेचर का करंट लायबिलिटी वो लास्ट में आ जाएगा। और ये मैचिंग हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। फॉलोइंग लाइन डायग्राम शोज, तो ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, आपको बताने की क्या शो कर रहा है ये। इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड या फिर इलास्टिक डिमांड। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो ये डिमांड कर्व है वो आपका आपका जो एक्स एक्सिस है उसके बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है और ये हमें देखने को मिलता है आपके परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर। अगर आपने प्राइस में हल्का सा छेड़छाड़ कर दी, प्राइस को हल्का सा भी बढ़ा दिया,
तो प्यारे दोस्तों डिमांड यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। A and B, who share profits in the ratio of 3:2, admit C to give him 1/3 share in the profit. The new profit sharing ratio will be, अब C को 1/3 मिलने वाला है तो बचा कितना, बचा 2/3। 2/3 A और B बांट लेंगे अपनी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो A को कितना मिलेगा, A को इस 2/3 का 3/5 मिल जाएगा यानी कि 6/15, और B को इस 2/3 का यहाँ पे 2/5 मिल जाएगा यानी कि 4/15। और C का तो ऑलरेडी हमें पता है 1/3 है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दें 5 और 5 से, तो ये 5/15 बन जाएगा। अब आपका डिनोमिनेटर सब में 15 है, तो रेशो आपका 6:4:5 का यहाँ पे क्लियरली बन रहा है, और हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का क्लियरली बन जाएगा। According to the modern concept of marketing, consider the following activities and arrange these in the correct order, starting from earliest to last activity. तो मॉडर्न कंसेप्ट जो हमारा मार्केटिंग का है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दे रखे हैं। अब उन एक्टिविटीज को हमें करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। अब देखिए सबसे पहले आप कौन सा काम करने वाले हैं वो आप पहचानिए। सबसे पहले हम यहाँ पे कस्टमर की जो नीड है ना उसको आइडेंटिफाई करने का काम करने वाले हैं, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ही समझना सबसे पहला काम होता है मॉडर्न मार्केटिंग का। सबसे पहले हमारा आ जाएगा कस्टमर की नीड को पहचानना, फिर अब उस नीड को पूरा करने के लिए हम एफर्ट्स लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग उसे प्रमोट किया जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे मार्केटिंग एफर्ट्स और कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दिया जाएगा, उससे आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे निकलेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद प्रॉफिट कमाना यहाँ पे मॉडर्न मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है, और धीरे धीरे आपके और कस्टमर्स भी यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। अगर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे तो जनाब यहाँ पे आपके पास जो सीक्वेंसिंग बन रही है 2 1 3 4, विच इज ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is the apex bank for agricultural credit in India? ऑप्शन है सिडबी, सिडबी तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रेगुलेटरी बैंक है जी, टॉप मोस्ट बैंक तो यही है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अब इसके नाम में ही एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट आ रहा है, तो एग्रीकल्चर के लिए तो यही आपका एपेक्स बैंक यहाँ पे माना जाएगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। बाकी आईडीबीआई आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। Which of the following is not the branch of classical theory of management? ऑप्शंस हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी, मैनेजमेंट प्रोसेस या फिर सिस्टम अप्रोच। तो जनाब क्लासिकल थ्योरी की जब हम बात करते हैं ना तो फ्योल, टेलर, वेबर ऐसे कुछ नाम हमें देखने को मिल जाते हैं। बट ये जो सिस्टम्स अप्रोच हमारे पास है ना, सिस्टम्स अप्रोच ये हमारी क्लासिकल नहीं है, ये मॉडर्न अप्रोच है जो कि मैनेजमेंट को एज अ सिस्टम देखता है कि यार मैनेजमेंट एक ओपन सिस्टम है, बाहर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, इसके पार्ट्स इंटर रिलेटेड है। तो ये सब मॉडर्न अप्रोच के अंदर आते हैं, इट इज नॉट अ क्लासिकल अप्रोच, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। इन द हायर परचेज सिस्टम टिल द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट द ओनर ऑफ गुड्स इज। तो हायर परचेज के अंदर क्या होता है कि आप किसी को सामान दे देते हैं और वो उसकी किस्तों में पेमेंट आपको करता रहता है, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट आपको करता रहता है। तो जब तक उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट नहीं हो जाती आप उस सामान के मालिक रहते हैं, और जैसे ही उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी तो जो बायर है वो उसका मालिक बन जाता है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट से पहले तक जो ओनर ऑफ गुड्स होता है वो आपका बेसिकली हायर वेंडर या फिर सिंपली आप वेंडर जिसने सामान बेचा है वही रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। A word post rob was formed for 7 management functions by, तो 7 मैनेजमेंट के फंक्शंस को इस एक्रोनिम में किसने डाला, गुलिक, कून्स ओडोनल, मैकफार्लैंड या फिर हेनरी फ्योल। तो जनाब अगर पोस्ट रॉब की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। अब ये जो एक्रोनिम है ना इट वाज गिवन बाय लूथर गुलिक। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। Consider the following process of organization and arrange them in the chronological order, या करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इन स्टेप्स को। तो ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लेकर कुछ बातें यहाँ पे हो रही हैं।
तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, देखिए जी, सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, आप उन्हीं को तय करेंगे। उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, आप वो एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। और फिर लोगों को काम देंगे। आपने देखा कि यार ये एक्टिविटीज करनी है, और फिर ये एक्टिविटीज लोगों को सौंपेंगे कि यार कौन सा एक्टिविटी कौन सा पर्सन यहाँ पे करेगा। और फिर काम को पूरा करने के लिए उनको अथॉरिटी भी तो देनी है, तो अथॉरिटी आप डेलीगेट यहाँ पे उनको कर देंगे। तो 1 3 2 4 ये चीज हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर सी में, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Consider the following statements with reference to line structure and line and staff structure in an organization. लाइन मैनेजर डायरेक्ट्स अदर इंडिविजुअल्स। देखो, एक हमारे पास होते हैं लाइन मैनेजर्स और एक हमारे पास होते हैं स्टाफ मैनेजर्स। जो लाइन वाले होते हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है उससे डायरेक्टली जुड़े होते हैं और लोगों को बिल्कुल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सभी लोग इनके अंडर डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं। तो जनाब, ये हमारे लाइन मैनेजर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको डायरेक्शन वगैरह का देने का काम करते हैं। और ये जो स्टाफ वाले होते हैं ना, स्टाफ वाले इनको एडवाइस करते हैं, इनकी मदद के लिए होते हैं, लाइन मैनेजर्स को एडवाइस करते हैं। जैसे एचआर वाले हो गए, लीगल वाले हो गए, फाइनेंस वाले हो गए, ये लाइन वालों को एडवाइस करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो जनाब, यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन, पहला जो स्टेटमेंट है, लाइन मैनेजर डायरेक्ट अदर इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है। लाइन एंड स्टाफ मैनेजर, ये जो स्टाफ मैनेजर है ना, असिस्ट एंड एडवाइजेस, तो बिल्कुल स्टाफ मैनेजर असिस्ट और एडवाइस का काम बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है जी, वो आपका P&L अकाउंट की तरह ही बनता है और वही सेम बेसिस यहाँ पे फॉलो होता है, एक्रूअल बेसिस ही यहाँ पे फॉलो होता है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। Which of the following pair related to total utility and marginal utility is not correctly matched? चलिए, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और ये ऑप्शंस आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ सो दैट यू गेट ए बेटर आइडिया। व्हेन MU बिकम नेगेटिव, TU डिक्लाइन। तो जनाब, MU आप देखिए, ये यहां से नीचे जा रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव हो रहा है तो आपका TU बिल्कुल डिक्लाइनिंग में है, बिल्कुल ये वाला पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इनिशियली TU एंड MU आर पॉजिटिव, इनिशियली TU भी आपका पॉजिटिव है, MU भी आपका पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव नहीं है। When successively units consumed, TU decreases। तो आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका MU डिक्रीज कर रहा है, TU तो इंक्रीज कर रहा है। हालांकि ये इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट पे ही कर रहा होता है, बट टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इसीलिए सी वाला ही हमारे पास गलत बनेगा। When MU is 0, TU is maximum। तो देखो, ये वाला पॉइंट है जहां पे MU 0 है और इस पॉइंट पे आपका TU टॉप पे है, TU मैक्सिमम है, तो ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर इज क्लियरली गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। Which of the following formula is not correctly matched? कौन सा फॉर्मूला करेक्टली मैच्ड यहाँ पे नहीं है? तो इन सभी फॉर्मूलाज में आपको क्या देखने को मिल रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ओपनिंग स्टॉक है, और परचेज आपको देखने को मिल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक देखने को मिल रहा है, सेल्स आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें जी, अगर हम कुछ मोटा मोटी बात करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? एक बार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊं तो, ओपनिंग स्टॉक में आप परचेज ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के अलग अलग वेरिएशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जी। जैसे पहले वाले केस में हम क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले गए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इधर ले गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वाले केस में क्या किया हमने, परचेज को तो इधर ही रहने दिया, बाकी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को उधर ले गए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे वाले केस में देखिए, यहाँ पे आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ही नहीं, सीधा सेल्स लिख दिया, तो सेल्स लिख दिया तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये वाला सही नहीं होगा। और चौथे वाले केस में तो बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी दिखाया वही दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्लियरली इनकरेक्ट बनता है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। The equilibrium condition in monopoly is, तो monopoly सिंगल सेलर वाला केस है जी, और इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं एक डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो जनाब, आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आपका वो पॉइंट यहाँ पे रहता है जहां पे आपका MC और MR दोनों बराबर होता है और MC MR को नीचे से कट करता है। और इस वाले पॉइंट पे अगर आप अपने AR या प्राइस को देखेंगे तो प्राइस तो आपका ऊपर ही रहता है, प्राइस तो आपका ज्यादा ही रहता है।
So price is greater than MC. MC is equal to MR. So that is going to be the point of equilibrium. So correct answer is going to be option number C. A and B are partners with capitals of 26,000 and 22,000 respectively. They admit C as a partner with 1/4 share. C brings rupees 26,000 as a share of capital. C's share of goodwill will be. तो सी जो है वो 26,000 लेकर आ रहा है एज अ शेयर ऑफ कैपिटल. तो सी का जो शेयर है दैट इज 1/4 और 1/4 के लिए 26,000 लेकर आ रहा है. तो आप सोचिए पूरी फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए. आई होप आप ये समझ चुके हैं कि दिस इज अ क्लियर केस ऑफ हिडन गुडविल. तो 26,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो क्लियरली आपके पूरे फर्म का कैपिटल यहाँ पे होना चाहिए 1,04,000 का. बट पूरी फर्म का कैपिटल है कितना, आप टोटल लगाइए 26,000 प्लस 22,000 प्लस 26,000. तो टोटल आप लगाएंगे इट वुड कम आउट टू 74,000. यानी कि ये जो डिफरेंस है ना 30,000 का, दिस इज द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म. अब इसमें सी का शेयर हमें बताना है. सी का शेयर इसका 1/4 हो जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू बी 7,500. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. Which among the following is not a subsidiary function of management? कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग या फिर इनोवेशन. अब देखो मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शंस तो आपको पता होंगे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ये मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शंस हैं. इसके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं ना, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन, वो सब आपके सब्सिडरी या सेकेंडरी फंक्शन की कैटेगरी में ही आएंगे. सो क्लियरली कंट्रोलिंग हमारे पास एक प्राइमरी फंक्शन है, तो ये सब्सिडरी नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. Which one of the following mode formula is correct? तो mod का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे करेक्ट है वो आपसे पूछा जा रहा है जी. तो मोड का फॉर्मूला क्या रहता है? मोड का फॉर्मूला जो इंपिरिकल फॉर्मूला है जी, मोड मीडियन जो मीन को जो लिंक करता है, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ये फॉर्मूला हमारे पास करेक्ट है. सो करेक्ट आंसर इज क्लियरली ऑप्शन नंबर बी. मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ. तो क्लियरली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें. तो अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता. करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रॉस मूरे का बनेगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted as a partner. The new profit sharing ratio amongst A, B and C is 5:3:2. The sacrifice ratio will be. तो ए और बी पार्टनर्स है, 3:2 के रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं. अब सी को एक और पार्टनर इन्होंने एडमिट कर लिया. अब रेशो 5:3:2 का हो गया. सेक्रीफाइस किसने किया होगा? सेक्रीफाइस ए और बी ने किया होगा सी के लिए. तो ए पहले कितना ले रहा था? ए ले रहा था 3/5 ओल्ड था, माइनस कर देंगे न्यू विच इज 5/10. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को 10 के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 6/10 माइनस 5/10 इज 1/10. तो ये ए का सेक्रीफाइस है. ऐसे ही बी की अगर मैं बात करूं तो बी पहले ले रहा था 2/5 और अभी कितना ले रहा है? अभी ले रहा है 3/10. तो इसको भी हम डिनोमिनेटर में 10 ले आते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके. तो ये 4 माइनस 3 1/10 बन गया. तो दोनों ने 1/10 1/10 सेक्रीफाइस की है, या फिर हम कह सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों का 1:1 का है. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. The standard deviation of natural numbers 1 to 10 will be. तो अगर आपसे कुछ नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए ना, तो इसका एक अलग से फॉर्मूला है. आप चाहे तो कंप्यूट भी कर सकते हैं, 1 से 10 तक नंबर्स लिखे फिर उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, तो दैट यू कैन डू. बट यहाँ पे एक आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है. वो फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ. n² - 1 डिवाइडेड बाय 12 का अंडर रूट. ये वाला फॉर्मूला आप सिंपली लगा सकते हैं. n की वैल्यू यहाँ पे होगी 10 क्योंकि आपको फर्स्ट 10 नंबर्स का निकालना है. तो आपके पास 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12, इसका अंडर रूट करना है बेसिकली. तो ये 99 डिवाइडेड बाय 12 का अंडर रूट हो गया. अभी ये आपका 3 से कट जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 33 एंड इट वुड बी अराउंड 8.25 का अंडर रूट. तो 8.25 का जो अंडर रूट है, देखो 3 जो 9 का अंडर रूट है ना वो 3 होता है. तो 8.25 का जो अंडर रूट है वो 3 से नीचे होगा, 3 से थोड़ा सा नीचे होगा. अभी यहाँ पे आपको ना दो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है.
3 से ऊपर वाले तो काट ही दीजिए, 2.87 और 2.77 यहाँ पे आपको थोड़ा सा गेस जो है ना लेना पड़ेगा। अगर टाइम है तो आप बिल्कुल कंप्यूट कर सकते हैं, 2.87 को का इसका स्क्वायर करके देख लो, 2.77 का करके देख लो। अगर आपके पास टाइम है मल्टीप्लाई करने का तो आप बिल्कुल कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको एक छोटा सा गेस ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर ए 2.87 का है। The average marks of 100 students were 40. Later, it was discovered that a score of 53 was misread as 83. According to correct marks, the correct average marks will be. तो 100 स्टूडेंट्स का जो एवरेज हमने निकाला वो 40 निकाला। तो जनाब एवरेज आपने जो निकाला होगा उसके अंदर क्या किया होगा, ऊपर आपने किया होगा टोटल और नीचे रखा होगा आपने किसको, नीचे रखा होगा आपने 100 को, और ये 40 निकल कर आ गया होगा। तो टोटल मार्क्स जो सभी के हैं वो आपके न्यूमरेटर में आ रहे होंगे, बट ये गलत है, अब इसको सही करना है। तो टोटल मार्क्स बेसिकली आपके पास अभी आपने कितने लिए होंगे, इसको ऊपर ले जाइए, आपने लिए होंगे 4000 लिए होंगे। ठीक है जी, अभी 4000 ये जो है ना गलत है, इसमें 53 का जो स्कोर था आपने 83 पढ़ लिया, तो 83 इसमें से माइनस करिए और 53 इसके अंदर आप ऐड कीजिए, तो करेक्ट टोटल आपके पास कितना बना, 3970 का बना। अब इसका एवरेज दोबारा से निकाल दो डिवाइडेड बाय 100 करके, तो नया एवरेज आ गया 39.7 का। सो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 39.7 यहाँ पे बनेगा। A sole proprietorship business is required to be registered under। देखो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं उनको कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है, तो कोई उनका एक्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज क्लियरली गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप? बहुत ही आसान सवाल है जी। गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही आसान है। Catalogs, sponsored events, and digital media presence are closely associated with which of the following marketing activities? तो ये कौन से एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रमोशन, सेल्स या फिर प्राइस। तो ये सारी चीजें आप प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए कर रहे होते हैं। सो क्लियरली करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Vouching is the backbone of auditing. Auditing is the backbone of vouching. Vouching is the backbone of accounting या फिर none of the above. So my dear friends, vouching जो है उसे बोला जाता है ऑडिटिंग का बैकबोन। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, क्योंकि वाउचिंग के अंदर ही तो आप ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, और अल्टीमेटली ऑडिटिंग के अंदर आपका वाउचिंग जो है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Which of the following statement is not correct with reference to preference shares? Preference shares cast vote in every condition. Dividend is payable prior to equity share. Rate of dividend is fixed for preference share. Preference shares may be converted into equity shares. So my dear friends, option number A जो था ना वही हमारा गलत है, क्योंकि preference शेयर होल्डर्स के पास यूजुअली वोटिंग राइट नहीं होते, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही ये वोट कर सकते हैं जहां पे इनके ऊपर कुछ इफेक्ट आ रहा हो। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे हमारे पास सवाल है, दो लिस्ट हमें दे रखी हैं और इनमें ना इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस दे रखी हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन दे रखा है और कौन सा इकोनॉमिस्ट उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है ये बेसिकली आपको पूछा जा रहा है जी। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो हमारे पास कौन सा कंसेप्ट आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास वेल्थ कंसेप्ट आ रहा है जी, और ये जो वेल्थ वाला कंसेप्ट है ये हमारे पास जुड़ा हुआ है एडम स्मिथ से। तो ये आप जो है ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर देंगे, जो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, की वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होती है, एक्यूमुलेट होती है। इसके बाद आ रहा है वेलफेयर कॉन्सेप्ट। वेलफेयर कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है ये जुड़ा हुआ है जी एल्फ्रेड मार्शल से, जो कि बेसिकली कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इसके बाद हमारे पास है स्कार्सिटी कंसेप्ट, जो कि हमारे पास जुड़ा हुआ है जी हमारे लायनल रॉबिन्स से। तो ये आपका सेकंड से मैच होगा, जो बेसिकली हमें बताते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये सीखते हैं कि स्कार्स रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज किया जाए, इस्तेमाल किया जाए अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और बचा हमारे पास ग्रोथ कंसेप्ट, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, और ये आप सैमुअलसन के साथ यहाँ पे मैच कर सकते हैं। और ये मैचिंग जो हमारे पास यहाँ पे बनी है ऑप्शन नंबर डी के अंदर आ रही है। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट answer. Minimum interest rate of a bank below which it cannot lend except in cases allowed by RBI is known as। तो कितना ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसके नीचे आप लोन वगैरह नहीं दे सकते हैं, तो वो आपसे यहां पे पूछा जा रहा है जी। तो जनाब
आपका जो बेस रेट होता है, जो बेस रेट होता है आप उसके नीचे नहीं जा सकते। बेस रेट के ऊपर आप अपना कुछ मार्जिन वगैरह ऐड करते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा बोरोवर आपसे लोन लेने आ रहा है, किस कैटेगरी के लिए आपको लोन देना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोन देते हैं। तो बेस रेट से नीचे आप नहीं जाते हैं। बाकी रेपो रेट, बैंक रेट, प्राइम लेंडिंग रेट, ये वाले टर्म्स यहाँ पे रिलेवेंट नहीं रहेंगे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, और लिस्ट वन के अंदर आपके पास ना कुछ पार्टनरशिप से जुड़े हुए टर्म्स हैं। जैसे एडमिशन दे रखा है आपको, तो एडमिशन के अंदर क्या होता है, एडमिशन के अंदर एक नया पार्टनर आता है और पुराने पार्टनर्स अपना कुछ प्रॉफिट रेशो में सेक्रीफाइस करता है। तो एडमिशन के टाइम पे आपका सेक्रीफाइस रेशो निकलता है। ऐसे ही रिटायरमेंट के टाइम पे आपका एक पार्टनर चला जाता है तो पुराने पार्टनर्स गेन करते हैं, तो गेन रेशो निकलता है। रीवैल्यूएशन जो हम करते हैं उसका जो भी प्रॉफिट लॉस है वो ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाता है। सो आप इसको 4 से मैच कर सकते हैं जी। और अगर आपकी पार्टनरशिप नीड नहीं है, नो पार्टनरशिप नीड, तो आप इक्वल रेशो में प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं, तो इसे आप सेकंड से मैच कर दीजिए। सो करेक्ट मैचिंग जो हमारे पास यहाँ पे बनी, इट इज एज पर ऑप्शन नंबर बी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन आपको दे रखा है। असर्शन है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, तो बिल्कुल जी डिमांड कर्व जो है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो बिल्कुल प्राइस और डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सही है। और आपका जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, और यही कारण है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। सो करेक्ट आंसर इज क्लियरली गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू द आउटसाइड वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टनर बाय हिज बिहेवियर but has no actual share in the firm is called as partner by holding out, active partner, sleeping partner, sub partner। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा पार्टनर जो बाहर की दुनिया को दिखाता है मैं पार्टनर हूं बट फर्म में कोई एक्चुअल हिस्सेदारी नहीं है उसकी, उसे बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। एक्टिव पार्टनर तो एक्टिवली फर्म के साथ एसोसिएटेड होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर आपके वो होते हैं जो कि आपके फर्म के अंदर पैसा तो लगाया हुआ है बट ये ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं फर्म की एक्टिविटीज में। सब पार्टनर तो हमारे पास ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं देखने को मिलता है यूजुअली। So correct answer is option number A. Which of the following is not a regulatory institution in the Indian financial system? सेबी, सेबी आपका कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करता है। आरबीआई मनी मार्केट्स को रेगुलेट करता है। इरडा आपका इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है जी। सिबिल, सिबिल हमारे पास कोई रेगुलेटर नहीं है, ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जी, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन के जुड़े हुए रिकॉर्ड्स वगैरह अपने पास मेंटेन करता है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है ये आपको बताना है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ रियल अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वो अरिथमेटिकल या फिर मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स हमें शो करता है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। A plan is a trap to capture the future. This statement is of, तो क्लियरली एक फैक्चुअल सवाल है, ये वाली स्टेटमेंट हमें एलन ने दी थी। सो करेक्ट आंसर इज क्लियरली गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग डिफ्लेशन, देखो डिफ्लेशन के समय आपके चीजों के दाम गिरने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, यानी कि आप कम पैसों से ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। यानी कि 100 रुपए का नोट आप पहले लेकर जाते थे तो उससे आपको लेट सपोज 1 किलो यहाँ पे आटा मिलता था। अभी डिफ्लेशन हो गया, चीजें सस्ती हो गई, तो अभी 100 रुपए का नोट आप लेकर जाते हैं तो उससे आपको 1 किलो नहीं 2 किलो आटा मिल जाता है। तो इस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि पैसे की वैल्यू क्या हो गई, पैसे की वैल्यू बढ़ गई। पैसे की वैल्यू बढ़ गई, अब सेम पैसे से आप ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, तो डिफ्लेशन के समय पैसे की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। Which of the following pairs partnership company is not correctly matched? पार्टनरशिप और कंपनी को लेकर कंपैरिजन है। पार्टनरशिप नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, कंपनी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप एक्ट 1930, कंपनीज एक्ट 2013। एवरीवन इज एन एजेंट, मेंबर इज नॉट एन एजेंट। तो पार्टनरशिप के केस में हमें प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन देखने को मिलता है जो कि यूजुअली कंपनी में नहीं होता है।
पार्टनरशिप का जो एक्ट है इट इज 1932 नॉट 1930, तो इसीलिए सी वाला जो हमारे पास है ना वो गलत होगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. According to auditing methods, which of the following pair is not correctly matched? इंटरिम ऑडिट, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड. तो आपका जो इंटरिम ऑडिट होता है यूजुअली दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में होता है, और मकसद ये होता है कि एक बार हमारे अकाउंट्स का ऑडिट हो जाए और अगर हमारे पास प्रॉफिट्स है तो हम इंटरिम डिविडेंड वगैरह बांट सकें. तो ये तो सही लग रहा है. कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, ऑडिट प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर, तो कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा. ओकेजनल ऑडिट, ओकेजनल मतलब कभी कभी, तो स्पेसिफिक टाइम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो कुछ स्पेसिफिक चीज के लिए आपने अपना ऑडिट करा लिया, ठीक हो गया. एनुअल ऑडिट, एनुअल ऑडिट आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद आपका ऑडिट होगा. तो यहां कह रहा है बिफोर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये गलत हो जाता है क्योंकि बिफोर नहीं होगा, ये आपका आफ्टर होगा. जब आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप ये अपना ऑडिट कराएंगे. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. In departmental accounts, advertisement expenses are allocated on the basis of. तो अगर आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो सेल कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा उन डिपार्टमेंट्स में आप कैसे एलोकेट करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है कि आप सेल्स के बेसिस पे एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हम करते हैं सेल्स जनरेट करने के लिए. तो जिसने ज्यादा सेल्स जनरेट करी आप उस पर ज्यादा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एलोकेट कर दीजिए. तो नेट सेल्स के बेसिस पे आप एलोकेशन कर सकते हैं. सो आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा. The supply function of a product X is given as 7px plus 4, where px stands for price. If there are 800 firms in the market, then the market supply for the product at a market price of rupees 8 will be. तो जनाब यहाँ पे आपका प्राइस अगर आप 8 रखते हैं तो सप्लाई कितनी आएगी? प्राइस अगर आप 8 रख देते हैं तो 7 इंटू 8 प्लस 4, तो ये आपका 60 आ गया. सप्लाई 60 आ गई किसकी? एक फर्म की आ गई सप्लाई 60. अगर आपके पास 800 फर्म है तो 60 को 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 48,000 हो गया, 48,000 हो गया. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, 48,000 यूनिट्स. E-banking business is essentially regulated by the Information Technology Act 2000, under which the personal signature is replaced by. ऑप्शंस हैं डिजिटल सिग्नेचर, इनक्रिप्टेड सिग्नेचर, ऑनलाइन सिग्नेचर या फिर इमेज सिग्नेचर. देखो आज के समय में हमारे पर्सनल सिग्नेचर को रिप्लेस कर दिया है डिजिटल सिग्नेचर ने, तो डिजिटल वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. चलिए तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, Who has propounded the principle of organization structure Spirit D Corps? तो ये प्रिंसिपल हमें किसने दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है जी. फ्योल, उर्विक, हेरल्ड कून्स, मिंट्सबर्ग. तो ये वाला जो हमारे पास प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स का, ये वन ऑफ दी 14 प्रिंसिपल्स है जो हेनरी फ्योल ने हमें दिए हैं जी, और इसका मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए का बनेगा. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, और यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ एरर्स दे रखे हैं जिनकी मैचिंग आपको करनी है. सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन. तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि आपने ओमिट ही कर दिया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो नॉट बीइंग रिकॉर्डेड आप ए को 4 से मैच कर सकते हैं. एरर ऑफ कमीशन, कमीशन में यूजुअली आप रिकॉर्ड तो करते हैं बट गलत रिकॉर्ड कर देते हैं, तो इनकरेक्ट एंट्री हम इसे यहाँ पे बोल सकते हैं. कंपनसेटिंग एरर, आपने दो एरर किए जिन्होंने एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया, कंपनसेट कर दिया, तो ये आप सी को 2 से मैच कर सकते हैं. एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार एंटर कर दिया, तो आप डी को 1 से मैच कर सकते हैं. सो करेक्ट मैचिंग जो आपके पास यहाँ पे बन रही है वो बन रही है ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग. सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Which of the following financial statements represents the accounting equation बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट क्या क्या शो करती है हमें? अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे शो करती है? इसमें एक तरफ एसेट्स आते हैं और एक तरफ आपका लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आता है, और यही बेसिकली हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. In hire purchase system, on the date of agreement, the hire buyer gets the. तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर जब आपका एग्रीमेंट हो गया तो आपका जो बायर है उसको क्या मिलता है? उसको सामान का पोजेशन मिल जाता है, सामान को यूज करने का हक मिल जाता है, बट सामान का मालिकाना हक, सामान की ओनरशिप उसे नहीं मिलती है. तो 1 और 2 दोनों मिल जाते हैं. ओनरशिप तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही मिलती है.
तो आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का मिलेगा, यानी कि बोथ 1 एंड 2 जो है हायर बायर को यहाँ पे मिल जाएंगे एग्रीमेंट की डेट पे। Which of the following concepts is considered as a myth? इसमें से कौन से कंसेप्ट को मिथ माना जाता है? ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन या फिर मोनोपोली? सो माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट कंपटीशन को एक मिथ माना जाता है क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। A machine was purchased for rupees 2000 but debited to purchase account, it is a। कौन सा एरर यहाँ पे हमने कर दिया? देखो, मशीनरी अकाउंट में लेकर जाना चाहिए था, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाना चाहिए था, बट हमने इसे परचेज अकाउंट में डाल दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया, आपने पी&एल में डाल देंगे। सो एक एरर ऑफ प्रिंसिपल हमने यहाँ पे जो है ना वो कमिट कर दी है। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, दिस इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो मैक्सिमम लिमिट जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो है दैट इज 200। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। A perfectly competitive market in the short run will be in equilibrium where? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर शॉर्ट रन में। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इक्विलिब्रियम के लिए प्यारे दोस्तों यूजुअली आपकी दो कंडीशंस ही अप्लाई होती हैं, एक एमसीएमआर के बराबर है और दूसरा एमसीएमआर को नीचे से काट रहा है, और ये चीज हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही है कि एमसी इज इक्वल टू एमआर। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको ई बैंकिंग और ट्रांजैक्शंस को लेकर दो लिस्ट दे रखे हैं जी। सबसे पहला नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग इज इंटरनेट बैंकिंग जो यूजुअली आप बैंक की वेबसाइट पे जाके परफॉर्म करते हैं। मोबाइल बैंकिंग आप बैंक की मोबाइल ऐप पे जाकर परफॉर्म करते हैं। एटीएम से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड आप ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, परचेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो करेक्ट मैचिंग जो हमारे पास यहाँ पे बन रही है इट इज ऑप्शन नंबर डी। Mr. A purchased a machine costing rupees 10,000 for rupees 15,000 on hire purchase system। तो 10,000 की थी बट उन्होंने 15,000 में खरीदी है, तो जाहिर सी बात है 5,000 वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, विच इज योर इंटरेस्ट। द अमाउंट इज पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 5,000 ईच। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वुड बी। अब देखिए यहाँ पे जो उसकी पेमेंट होने वाली है वो हर साल 5,500 की एक इंस्टॉलमेंट वो देने वाले हैं। तो 5,000 5,000 5,000 तीन इंस्टॉलमेंट्स जो है वो जाने वाली हैं जी। और अभी आपको बताना है कि पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा। टोटल इंटरेस्ट हमने पता लगा लिया, 10,000 और 15,000 का जो बीच का डिफरेंस है वो 5,000 का है। अभी इस इंटरेस्ट को डिवाइड करना है इन तीनों इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। देखो, जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसमें 3 साल का इंटरेस्ट होगा, अगले में 2 का और लास्ट में केवल 1 का ही इंटरेस्ट होगा। तो अभी यहाँ पे जो सबसे पहली वाली इंस्टॉलमेंट होगी उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला है, और इस इंटरेस्ट को हम डिवाइड कर लेते हैं 3:2:1 के रेशो में। तो 5,000 का जो इंटरेस्ट है आप उसको 3:2:1 के रेशो में डिवाइड कर लीजिए। तो पहली इंस्टॉलमेंट में कितना हो गया, 5,000 इंटू 3/6, यानी कि 2,500 का इंटरेस्ट जो है वो हमारा पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर हो जाएगा। ऐसे ही आप अगली दोनों इंस्टॉलमेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो पहली इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट हमारे पास निकल कर आया वो निकल कर आया 2,500। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। तो कोई भी लोन वगैरह का केस होता है तो उसमें सबसे पहली जो इंस्टॉलमेंट्स होती है ना, शुरू की जो इंस्टॉलमेंट्स होती है उसमें मेजॉरिटी कंपोनेंट आप इंटरेस्ट का ही पे कर रहे होते हैं। What has the name of auditing practices committee been changed now? तो ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का था उसका नेम बदल दिया गया और कर दिया गया ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। हु सेड कंट्रोल इज नॉर्मेटिव एंड इज कंसर्न्ड विद व्हाट मैनेजमेंट टू बी? तो कंट्रोल नॉर्मेटिव है, मतलब कंट्रोल के अंदर हम अपने जो नॉर्म्स वगैरह हैं वो डिसाइड करते हैं कि कैसा हमें होना चाहिए। ये चीज हमें पीटर एफ ड्रकर ने कही थी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। फैक्चुअल सवाल है, इसमें तो आपको याद ही करना पड़ेगा। Which of the following system is followed by Reserve Bank of India for issuing currency? तो देखो, आपके मन में ना कई बार ये सवाल आता होगा कि सर आरबीआई अंधाधुन पैसा क्यों नहीं छाप देता,
क्यों ना सब गरीबों में बहुत सारे पैसे बांट दिए जाएं ताकि सबके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, सब अमीर हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, आरबीआई करेंसी इशू करने के लिए एक सिस्टम फॉलो करता है विच इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब है कि आरबीआई अपने पास कुछ मिनिमम रिजर्व्स मेंटेन करके रखेगा गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज के, और उसी के बेसिस पे आपकी जो करेंसी है ना वो इशू हो सकती है, वो इशू की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा, आरबीआई अपनी मर्जी से नोट छापने शुरू कर देगा, पैसा छापना शुरू कर देगा, तो उस केस में आपका जो सारा सिस्टम है वो ठप हो जाएगा, और उस केस में हमारी करेंसी पे से बाकी देशों का भरोसा उठ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। In case of public company, if the number of members falls below the minimum limit, the liability of the members shall become unlimited after 9 months, 6 months, 12 months या फिर 3 months। तो अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम लिमिट से नीचे आ चुके हैं, तो उस केस में 6 महीने का समय आपको मिलता है कि आप अपना जो मिनिमम लिमिट तक है उस तक वापस आ जाओ, अपने नंबर ऑफ मेंबर्स पूरे कर लो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर उस केस में मेंबर्स आपके पर्सनली लायबल हो जाएंगे, उनकी लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर 6 months। Consider the following statements with reference to perfectly competitive market. All sellers and buyers have complete knowledge of the conditions of the market. There are a large number of sellers and buyers in the market. तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सभी बायर्स और सेलर्स को पूरी परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केटिंग की, और बहुत सारे सेलर्स और बायर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर वो बिल्कुल सही है जी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2। Scalar chain principle of organization structure is introduced by। तो स्केलर चेन जो आपका प्रिंसिपल है वो बेसिकली बात करता है एक फॉर्मल चेन ऑफ कमांड हमें देखने को मिलेगा जी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस तरीके से टॉप मिडल लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपस में कनेक्ट करेंगे। तो ये चीज हमें फ्योल के एक प्रिंसिपल में देखने को मिलती है जी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फ्योल का बनेगा। The statutory auditors for a government company is appointed by which of the following। तो जो सरकारी कंपनी है उसके स्टेट्यूटरी ऑडिटर जो अपॉइंट करता है वो हमारे सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। मनी इज मींस एंड बोथ या फिर नन। देखो मनी जो है ना, इट इज अ मींस, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप खुद भी पैसा कमाते हो तो पैसा कमाना इज नॉट द एंड। पैसा से आपको एक मींस मिल जाता है जिससे आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। तो मनी इज अ मींस और मीडियम टू अचीव exchange or economic objectives. It is not an end in itself. So correct answer is going to be option number A. A company can issue its shares at a premium under the provisions of which of the following sections of Companies Act 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन नंबर 52 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से जुड़े हुए प्रोविजंस हमें बताता है जी कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां पे इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सेक्शन 52 में आती हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। Which of the following pairs related to State Bank of India SBI is not correctly matched? SBI's nationalization year 1955 बिल्कुल सही है। अर्लियर नेम ऑफ एसबीआई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है। फुल फॉर्म ऑफ एसबीआई योनो ऐप। तो योनो का फुल फॉर्म होता है यू ओनली नीड वन। यहाँ पे एक ऐप से आपके सारे काम हो जाएंगे, तो ओन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वन आना चाहिए। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। बाकी हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। Cost of installing a new air conditioning system in the factory is classified as। अगर अपनी फैक्ट्री में आपने नया एसी लगाया है तो that is clearly a case of a capital expenditure जिसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलने वाला है जी। So correct answer is clearly going to be option number B। लिस्ट वन और लिस्ट टू की मैचिंग यहाँ पे आपको करनी है। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उनकी वैल्यूज आपको दे रखी हैं जी। तो अगर मैं बात करूं रिलेटिव इलास्टिसिटी, मतलब ई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। रिलेटिवली लेस इलास्टिक की बात करूं तो यानी कि ई लेस देन 1 हो गया आपके पास। और इन इलास्टिक की बात करूं तो ई इज इक्वल टू 0 हो गया। और परफेक्टली इलास्टिक यानी कि ई इज इक्वल टू इंफिनिटी हमारे पास हो गया। तो ये चीज हमें जो देखने को मिल रही है वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखने को मिल रही है जी। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर।
इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी मनी डज नॉट एसेंशियली परफॉर्म। देखो जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है उसके अंदर आपकी जो स्टेट है, आपकी जो सरकार है, उसका मेन रोल रहता है किस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, क्या चीजों के दाम होंगे, तो ये सारी चीजें सरकार डिसाइड करती है, ना कि पैसा। तो ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो ये तो कहीं ना कहीं परफॉर्म करेगा मनी। बट प्राइस मैकेनिज्म, तो डिमांड और सप्लाई और प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से ज्यादा जुड़ी हुई हैं एज कंपेयर टू सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो ये वाला काम सोशलिस्टिक इकोनॉमी में नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। At the time of retirement of a partner, profit and loss on revaluation of assets and liabilities is transferred to all partners capital account in their, कौन सी रेशो में करेंगे? जाहिर सी बात है, पुराने पार्टनर्स है तो उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये ट्रांसफर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। Dashes the value of all the final goods and services produced within the boundary of a nation during 1 year period. तो दिस इज क्लियरली द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो बताता है कि हमारी डोमेस्टिक बाउंड्रीज में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। A research scholar evaluates agricultural work in a village. This evaluation is based on, तो रिसर्च स्कॉलर खुद विलेज में जा रहा है और वहां पे खुद से एग्रीकल्चर वर्क को इवेल्युएट कर रहा है, तो बेसिकली वो प्राइमरी डाटा खुद से कलेक्ट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is a key link between producer and ultimate consumer? Wholesaler, distributor, retailer या फिर none of the above? देखो होलसेलर हमारे पास और डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास जो होता है वो प्रोड्यूसर का सामान आगे रिटेलर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेट कंज्यूमर तक जो प्रोड्यूसर को जोड़ता है दैट इज योर रिटेलर। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is a formula for measuring the elasticity of demand? Elasticity of demand का formula आपसे पूछा जा रहा है जी। तो क्या फॉर्मूला रहता है elasticity of demand का? तो that is change in demand divided by change in price, ये फॉर्मूला रहता है। और ये चीज हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। Which one is deducted from the capital? आप कैपिटल में से किसको डिडक्ट करते हो, ये आपसे पूछ रहे हैं। ड्रॉइंग्स, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट? प्यारे दोस्तों, आपकी कैपिटल में से आप तो ड्राइंग्स को माइनस करते हो या फिर अपने नेट लॉस को आप माइनस कर सकते थे। ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट को तो नहीं कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। In which of the following plan period the actual growth rate of national income was higher than the targeted growth rate? तो यूजुअली आप देखेंगे कि हमारे जो भी 5 ईयर प्लान रहे हैं, हमने जो टारगेट रखे थे हम उसे नीचे ही रहे हैं, बट कुछ केसेस में हम अपने टारगेट को अचीव कर लिया, उससे ऊपर चले गए, और पहले प्लान में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। In the case of reissue of shares, the balance of the forfeiture account is transferred to which of the following account? तो आपने शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, तो अभी भी शेयर फॉरफीचर में अगर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उसे कौन से अकाउंट में डालेंगे? रेवोकेशन ऑफ फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, कंडीशनल शेयर होल्डर अकाउंट या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट? सो क्लियरली आपका जो भी बैलेंस बचा हुआ इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट और आप उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Which of the following is are the causes of an economic problem? तो economic problem के क्या कारण है? Scarcity of resources, unlimited wants, capital goods या फिर both A and B? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज इसीलिए होती है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, स्कार्स होते हैं, बट हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है। तो ए और बी दोनों यहाँ पे कॉजेस बनेंगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। Consider the following. When R and S are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:3, T joins the firm as a new partner and take 2/7 from R and 1/7 from S. तो आपको पूछ रहे सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ पार्टनर आर एंड एस विल बी 2:1। तो जनाब आर ने 2/7 दिया, एस ने 1/7 दिया, तो जनाब 2:1 की रेशियो में तो दोनों ने सेक्रीफाइस किया, तो बिल्कुल सही है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर टी विल बी, तो उसने आर से 2/7 लिया, एस से 1/7 लिया, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3/7 उसका शेयर बन जाएगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी
2 ऑल्सो, सो 1 एंड 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 2. इस सवाल के अंदर ना थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें एक ऑल्टरनेट यहाँ पे अजम्पशन भी चल सकता है कि 7/10 का 2/7 लिया, 3/10 का 1/7 लिया, तो ऐसा अजम्पशन भी चल सकता है और उस केस में आपके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं. बट यहाँ पे आपको इसी अप्रोच के साथ ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया हुआ है और अकॉर्डिंगली हमने यही फॉलो यहाँ पे भी किया है. Consider the following statements with respect to bookkeeping. It can provide base of accounting. The primary stage of accounting function is called bookkeeping. तो बुक कीपिंग से बेसिकली अकाउंटिंग की शुरुआत हो जाती है, ये आपका प्राइमरी स्टेज है और इसके बाद ही बाकी सारी चीजें आती है. इसके अंदर आप बेसिकली ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड ही करते हो अपनी किताबों के अंदर. दोनों स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं सही है. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 एंड 2. द ग्रेशम्स लॉ स्पेसिफाइज दैट. तो ग्रेशम का जो हमारा लॉ है वो हमें क्या बताता है? ये बताता है कि आपका बैड मनी जो है ना वो गुड मनी को आउट ऑफ सर्कुलेशन ड्राइव कर देता है, कि जो अच्छा पैसा होता है उसे लोग होल्ड कर लेते हैं, अपने पास जमा करना शुरू कर देते हैं और बैड मनी ही सर्कुलेशन में हमें देखने को मिलता है. तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. What will be the coefficient of elasticity if the response to a 10% increase in price, the quantity supplied increases by 15%? तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है यहाँ पर, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कर दीजिए. तो क्वांटिटी में चेंज आया 15% का और प्राइस में चेंज आपका आया जी 10% का, सो इट इज गोइंग टू बी 1.5. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. Which of the following pairs related to Malthusian theory is not correctly matched? तो ये आपकी पॉपुलेशन से जुड़ी हुई एक थ्योरी है जी, बहुत पॉपुलर थ्योरी है जो कि हमें माल्थस ने दी थी. तो कंट्री ऑफ रेफरेंस इनका इंग्लैंड है और 1798 में ये थ्योरी आपकी आई थी. 1803 में कुछ मॉडिफिकेशन भी इन्होंने करी. अब इन्होंने कहा था कि जो आपकी पॉपुलेशन है ना वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती है और हर 25 सालों में, अप्रोक्सीमेटली हर 25 सालों में डबल हो जाती है, ये इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बोला था. तो सी वाला पॉइंट आपको कह रहा है कि 30 साल में पॉपुलेशन डबल होती है और ये वाला गलत हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Consider the following assets and arrange them in the sequence from first to last on fixity basis. यानी कि जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं वो आपके पहले आएंगे और जो करंट एसेट्स हैं वो लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे. गुडविल, लीज होल्ड, ट्रेडमार्क या फिर वर्क इन प्रोग्रेस. तो क्लियरली वर्क इन प्रोग्रेस आपका सबसे लास्ट में आने वाला है, फोर्थ तो सबसे लास्ट में आएगा. तो सी और डी में से भी आपको चूज करना है. अब देखिए गुडविल, लीज होल्ड और ट्रेडमार्क की अगर हम बात करते हैं तो गुडविल हमारे पास मोस्ट परमानेंट एसेट आप कह सकते हैं कंपेयर टू लीज होल्ड एंड ट्रेडमार्क, क्योंकि लीज होल्ड के अंदर भी कुछ पीरियड के लिए आपके पास लीज होगी और ट्रेडमार्क की वैलिडिटी भी कुछ पीरियड तक ही होती है. तो गुडविल को आप सबसे पहले रखेंगे तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी पे पहुंच जाएंगे. ऑप्शन नंबर सी के अंदर गुडविल पहले है, फिर लीज होल्ड, ट्रेडमार्क और फिर लास्ट में वर्क इन प्रोग्रेस है. सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Which of the following pairs related to fuel's contribution is not correctly matched? फ्योल्स प्रोसेस कंसिस्ट एलिमेंट्स आर. तो फ्योल का जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उन्होंने 5 एलिमेंट्स की बात करी थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग की. तो बिल्कुल 5 एलिमेंट्स हैं. उनके 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, बिल्कुल सही. फ्योल्स पर्सपेक्टिव इज शॉप फ्लोर लेवल. नहीं जी, फ्योल का पर्सपेक्टिव शॉप फ्लोर लेवल का बिल्कुल नहीं था. उनका जो पर्सपेक्टिव था वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल था, ऊपर का लेवल था. तो ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ पर. पहला प्रिंसिपल उनका बिल्कुल डिवीजन ऑफ वर्क ही था. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट और उनके स्टेटिशियन दे रखे हैं जी. तो बेसिकली फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स सबसे पहले पूछ रहे हैं जी. तो गॉटफ्रीड एचन वॉल को यूजुअली फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे बोला जाता है जी. तो ये तो आपका 1 से ही मैच हो जाएगा. स्टेटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग. ये चीज जो है हमारी बाउली से जुड़ी हुई है जी. स्टेटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग और स्टेटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो ये चीज आपकी जुड़ी हुई है बॉडिंगटन से. और स्टैटिस्टिक्स इज टू मेक वाइज डिसीजन इन अनसर्टेनिटी, ये चीज आपकी वॉलिस एंड रॉबर्ट से जुड़ी हुई है. तो क्लियरली डेफिनेशंस है यहाँ पर. तो डेफिनेशन याद है तो आप इस सवाल को आंसर कर सकते हैं. यहाँ पे जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू री-इश्यू ऑफ forfeited शेयर्स. री-इश्यू ऑफ forfeited शेयर्स अमाउंट्स टू अ सेल. तो बिल्कुल आप अपने शेयर्स को बेच रहे हैं.
rules relating to allotment of shares do not apply with the reissue of forfeited shares. तो allotment को लेकर जो हमारे rules होते हैं वो forfeited shares पे apply नहीं करते हैं, क्योंकि allotment तो usually उन shares का पहले हो चुका होगा. अब इनका यहाँ पे री इशू हो रहा है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट वाले रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे. तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2. How many letters and digits are there in Indian Financial System Code? IFSC कोड में कितने लेटर्स और डिजिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं? तो IFSC कोड जो यूजुअली आपके रहते हैं वो 11 डिजिट्स के आपको देखने को मिलते हैं. जैसे एक IFSC कोड हमने यहाँ पे डाला है, इसमें 4 डिजिट्स आपके बैंक का नेम होते हैं. आपका 5वां डिजिट हमेशा 0 रहेगा और उसके बाद आपका 6 डिजिट का ब्रांच का कोड हमें देखने को मिल जाता है. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. Teaming and leading is a fraudulent process usually associated with which of the following? तो टीमिंग एंड लीडिंग के अंदर यूजुअली क्या होता है वो अब मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं. तो प्यारे दोस्तों, मान लीजिए ये इंसान है, बहुत ही खराब इंसान है और ये आपके कैशियर हैं जी. तो अभी क्या है कि कैशियर पेमेंट इकट्ठा करते हैं लोगों से. तो अभी इनके पास लेट सपोज पेमेंट आई एक लाख रुपए की. अब इन्होंने कहा ये 1 लाख रुपए की मेरे पास पेमेंट आई है. लेट सपोज मिस्टर ए से पेमेंट आई है. इन्होंने कहा कि यार 1 लाख रुपए तो मेरे को चाहिए, मेरे को नया आईफोन खरीदना है, मेरे को नया लैपटॉप खरीदना है. तो उन्होंने 1 लाख रुपए अपनी जेब में डाल लिए और आगे आपको पास ऑन नहीं किया, अपनी किताबों में एंटर नहीं किया. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे. इसके बाद क्या हुआ, बी की पेमेंट आई लेट सपोज 1.5 लाख की. तो उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने दिखाया कि जो 1.5 लाख की कैश पेमेंट मेरे को आई है, जो कैश मेरे को मिला है 1.5 लाख का, उसमें से 1 लाख तो कैश जो मिला है वो ए का मिला है और 50,000 जो है वो बी का मिला है. ऐसा उन्होंने दिखा दिया. ऐसी सी की पेमेंट आई तो सी की पेमेंट को बी का दिखा दिया, डी की पेमेंट आई उसको सी का दिखा दिया. तो इस तरीके से जो उन्होंने पहले कैश का हेरफेर कर दिया था, पहला पैसा अपनी जेब में डाल लिया था, उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने यहाँ पे किस तरीके से कहानी बनाई वो आप यहाँ पे देख रहे हैं. इसे टीमिंग एंड लीडिंग फ्रॉड बोला जाता है. तो आप अपने अकाउंट से रिसीवेबल को मैनिपुलेट करते हैं टू कवर अप अ शॉर्टेज ऑफ कैश. शॉर्टेज ऑफ कैश क्यों हो गई, क्योंकि पहले जो पैसे मिले थे उससे आपने अपनी जरूरतें पूरी कर ली, अपना फोन खरीद लिया. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी का. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग आपको यहाँ पे करनी है. लिस्ट 1 में आपके पास मार्केटिंग के एलिमेंट्स हैं और लिस्ट 2 में आपके पास फीचर्स हैं. सबसे पहले है प्लेस. तो प्लेस से क्या मैच कर सकते हैं, पब्लिसिटी, रिपेयर, वेयर हाउसिंग और डिस्काउंट. तो प्लेस से तो आपका वेयर हाउसिंग ही मैच हो सकता है, क्योंकि इट इज अ प्लेस जहां पे आपके गुड्स को रखा जाता है. प्रमोशन आपका पब्लिसिटी से जुड़ा हुआ है. प्राइस, प्राइस के अंदर आप डिस्काउंट्स देते हैं तो आप इसे 4 से मैच कर सकते हैं. प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आप किसी को देते हैं तो उसके साथ आपको उसको सपोर्ट भी देना पड़ता है, रिपेयर्स और सपोर्ट भी देना पड़ता है. तो डी आपका 2 से मैच हो गया. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो आपके पास राइटर्स और उनकी बुक्स यहाँ पे आपको दे रखी है. तो जनाब यहाँ पे एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ द नेशंस लिखी थी, केन्स ने आपके लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन रॉबिन्सन ने इकोनॉमिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन लिखी थी और मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी थी. तो जनाब बिल्कुल सीधी सीधी मैचिंग हमारी यहाँ पे बन रही है. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. X buys goods on credit from Y. Goods found unsuitable, so X returns to Y. What is the name of document that X sends to Y with the goods? तो कौन सा डॉक्यूमेंट X Y को भेजेगा? तो X ने Y से जब सामान खरीदा होगा उधारी पे, तो एंट्री क्या करी होगी, परचेज डेबिट टू Y. Y को क्रेडिट कर दिया, अपना क्रेडिटर बना लिया कि इसको पैसे देने. अभी क्या हुआ कि गुड्स अनसूटेबल थे तो वापस कर दिए. तो अभी वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई को डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट किसको कर देंगे, परचेज रिटर्न को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे. तो अभी जो एक्स है वाई को एक डेबिट नोट बनाकर भेजेगा कि जनाब मैं अपनी किताबों में आपको डेबिट कर रहा हूं, मैंने पहले क्रेडिट किया हुआ था बट मैं अभी आपको डेबिट कर रहा हूं और आपका सामान वापस भिजवा रहा हूं. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. The cumulative frequency of a particular ascending order class interval is equal to 35. The cumulative frequency for the next class interval will be. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप समझते हैं ना, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. ठीक है, अगर मैं 3 ही लेकर चलूं
तो लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास है 10, यहाँ पे हमारे पास है 15 और यहाँ पे हमारे पास है 22। ठीक है जी, तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप क्या करते हो, टोटल कर लेते हो। कैसे टोटल कर लिया आपने, इसको यहाँ पे लिख दिया 10, लेट सपोज ये 25 है तो ये बन गया 35, और अगला 22 था तो ये कितना बन गया आपका 47 बन गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ना आप ऐड करते रहते हो। तो अभी आप देखिए कि एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की हमारी 35 आ रही है, जैसे हमारे केस में 10 to 20 की 35 आ रही है। इससे अगले क्लास इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। जाहिर सी बात है, अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेकर चल रहे हैं तो आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, तो अब अगली फ्रीक्वेंसी तो 35 से ज्यादा ही होगी। हमारे केस में 47 है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 35। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो मनी की डेफिनेशंस आपको दे रखी है, कौन से ऑथर ने कौन सी डेफिनेशन दी ये आपको बेसिकली बताना है। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे हार्टली विदर्स हैं जी, और इन्होंने मनी की फंक्शनैलिटी के बेसिस पे इसे डिफाइन किया, मनी इज व्हाट मनी डज। तो ए आपका 3 से मैच होगा। अगर आपको ये पता है तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम कॉलबॉर्न की बात करें तो कॉलबॉर्न ने बात करी थी वैल्यूएशन एंड पेमेंट की, कि मनी इज अ मींस ऑफ वैल्यूएशन एंड पेमेंट। सेलिंगमैन की बात करें तो इन्होंने बताया कि मनी जो है जनरली एक्सेप्टेबल होती है, तो 2 से मैच हो गया। हॉटरी की बात करें, उन्होंने कहा इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड लीगल टेंडर, तो डी आपका 1 से मैच हो गया। So correct answer becomes option number D. A Limited issued a prospectus inviting applications for 2000 shares. Applications were received for 3000 shares and pro rata allotment was made on the application of 2400 shares. तो 3000 एप्लीकेशन आपके पास आई, आपने उनमें से 600 तो रिजेक्ट ही कर दी, और 2400 जो थी उनको आपने 2000 शेयर जो है यहाँ पे लॉट कर दिए। या फिर अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो आपने किस तरीके से अलॉटमेंट किया होगा, आपने हर 6 शेयर के बदले 5 शेयर जो हैं वो अलॉट कर दिए होंगे। X had been allotted 40 shares. How many shares he must be applied for? तो X को 40 शेयर्स अलॉट हुए तो उसने अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा। अब यही 6:5 का रेशो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा जी। तो अगर आप 40 को 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जनाब आपको पता लग जाएगा कि 48 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया होगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। If the variance is 225, standard deviation will be। तो यार स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगर ये 225 है तो 225 का स्क्वायर रूट इज 15, तो 15 हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा। Which of the following is not the mode of direct distribution system? तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस में नहीं हो रहा ये आपको बताना है। ब्रोकिंग एजेंट, मल्टीपल शॉप्स, डायरेक्ट मेल ऑर्डर, वेंडिंग मशीन। अब अगर आपने ब्रोकिंग एजेंट अपॉइंट कर लिया, अगर आपने ब्रोकर या एजेंट अपॉइंट कर लिया तो उस केस में तो एक इंटरमीडिएरी आपने अपॉइंट कर ही लिया, इसमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए का ही बनेगा। मल्टीपल या फिर चेन शॉप्स आपके ब्रांड्स डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मेल के थ्रू सामान भेज सकते हैं, आप अपनी डायरेक्टली वेंडिंग मशीन सेटअप कर सकते हैं। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is a primary function of money? तो मनी के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस आपको पता होने चाहिए जी। तो जनाब इनमें से जो मनी का प्राइमरी फंक्शन है, इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। तो प्राइमरी फंक्शन में हमारे पास आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द क्लास इंटरवल इन द फॉलोइंग सीरीज? अभी जो क्लास इंटरवल्स आपको दे रखे हैं 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। अब ये इंक्लूसिव है, आपको इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.5 आप ऊपर वाले में से माइनस करें, नीचे वाले में ऐड कर दें। जैसे पहले वाले को आप कह सकते हैं 0 to 9.5, दूसरे वाले को कह सकते हैं 9.5 to 19.5, फिर 19.5 to 29.5। तो अगर आप अभी देखेंगे तो अभी आप निकाल सकते हैं अपना क्लास इंटरवल। तो आप देखेंगे तो 10 का डिफरेंस, हमें 10 का इंटरवल हमें देखने को मिल रहा है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, 10। Which of the following is not an advantage of sole proprietorship? Sole proprietorship का इनमें से कौन सा एडवांटेज यहाँ पे नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। डायरेक्ट इंसेंटिव, क्विक डिसीजन मेकिंग, इज इन्फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप का एक एडवांटेज नहीं है, इट इज क्लियरली अ डिसएडवांटेज। सो ये आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। The rate at which the commercial banks borrow from the Reserve Bank of India is called। तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं, तो किस रेट पे बोरो करते हैं? रेपो रेट पे बोरो करते हैं। और आरबीआई को लोन देते हैं, वो किस पे देते हैं? वो रिवर्स रेपो पे देते हैं जी। तो जनाब यहाँ पे करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी।
If sales is 1,80,000, purchase is 1,60,000, opening stock is 34,000 and gross profit rate is 20% on cost, then closing stock would be. तो जनाब आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है और बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो फंडा अप्लाई होने वाला है वो देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो एक्स है। अब एक्स में अगर आप 20% प्रॉफिट जोड़ दे तो आपका सेल्स निकल आता है विच इज 1,80,000। तो इसके बेसिस पे आप अपना एक बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लीजिए। तो एक्स को आप सॉल्व करेंगे इट वुड कम आउट टू 1,50,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास है 1,50,000, ये इक्वल टू होगा किसको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें ऑलरेडी पता है 34,000 का है, परचेजेस हमें पता है 1,60,000 की है, क्लोजिंग स्टॉक अभी यहाँ पे निकल आएगा इक्वेशन को सॉल्व करके। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक वुड कम आउट टू बी, कितना आ जाएगा ये क्लोजिंग स्टॉक आपका, 44,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। लिस्ट वन और लिस्ट टू की मैचिंग आपको यहाँ पे करनी है और मैनेजमेंट से जुड़े हुए आपके कुछ यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं। सबसे पहले फीचर ऑफ द मैनेजमेंट। तो फीचर ऑफ द मैनेजमेंट इसके अंदर क्या होने वाला है जी, मैनेजमेंट का एक फीचर है कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके पास जरूर होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर मल्टी डिसिप्लिनरी आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिसिप्लिन है जो मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके रिलेटिव होते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टेशनरी नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह नहीं है, दे आर रिलेटिव, दे डिपेंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। और मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात करें तो एज एन आर्ट मैनेजमेंट एक एक्सप्रेशन की तरह एक्सप्रेसिव है, तो आप इसे 4 से मैच कर सकते हैं। तो ये जो मैचिंग हमारे पास बनी है जी, ये जो बनी है ये हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और हमारे सभी कोर्सेज की डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं एविस्टडी क्लासेस के ऐप पे। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको देखने को मिल रहा है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।